हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पीआर स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th भूगोल के मानव बस्ती। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें इस चैप्टर के बारे में ही बताया गया है। वो वीडियो भी आप ध्यान से देखो, और अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को देखोगे आप तो मतलब बिल्कुल आसान जो आपको ये चैप्टर लगेगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, उनको मेरा तहे दिल से थैंक्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हम पढ़ते हैं मानव बस्ती। मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती ऐसा स्थान जो स्थायी रूप से बसा हो। ऐसा स्थान जो स्थायी रूप से बसा हो, ए मनुष्य निवास, मनुष्यों का जो है निवास, उसे हम क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। स्थायी रूप का यहाँ मतलब ये है कि ये नहीं कि आप 2 दिन यहाँ रहे और 2 दिन बाद आप यहाँ आ गए फिर यहाँ। ये स्थायी रूप नहीं है। जो ये काम करते हैं वो उन्हें हम कहते हैं घुमंतु, जो अपने स्थान जो है बदलते रहते हैं। और स्थायी रूप का मतलब है जो आप अगर आप यहाँ पे आके बसे हो तो आप यहीं पे बसे हो एक लंबे टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। और या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी आकार एवं प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं। किसी भी आकार, किसी कोई भी चाहे उसका आकार हो, किसी भी आकार एवं प्रकार के जो है घरों का समूह जो होता है जिसमें क्या है मनुष्य रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। किसी भी आकार प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे घर हैं और एक घर ये रहा है ये जैसे, तो इसको हम क्या कहेंगे? मानव बस्ती कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सहंत बस्ती। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें गुच्छित बस्ती को मैंने एक्सप्लेन किया था। ये इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी से बिल्कुल वही डेफिनेशन है सहंत बस्ती के और गुच्छित बस्ती की। गुच्छित का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि गुच्छा जैसे ग्रेप्स का होता है, एज लाइक दैट। तो सहंत बस्ती और गुच्छित बस्ती क्या है? जिसमें घर जो है एक दूसरे के जो है बिल्कुल नज़दीक हो, बिल्कुल जो है नज़दीक घर हो सहंत बस्ती में, या फिर जिसको हम गुच्छित बस्ती कहते हैं। घर वो है नज़दीक हो, जो ये बनते हैं या इसके आसपास जो है कोई नदी तालाब झील जो है वगैरह होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बस्ती जहाँ पे देखी गई है बसी गई है वो किसी तालाब नदी या जल के किनारे पे, जल स्रोत के किनारे पे बसाई गई है, क्योंकि उन्हें जल की बहुत आवश्यकता इसमें जो है पड़ती है। लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हो, जो अगर घर पास पास होंगे तो लोग एक दूसरे को जान पहचान होगी, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे और एक दूसरे से मिलकर जो है लोग रहेंगे, जिसे हम कहेंगे गुच्छित या सहंत बस्ती। नेक्स्ट है हमारा परिकरण या परिक्षिप्त बस्ती। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो था परिक्षिप्त जो है बस्ती और परिकरण बस्ती। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, यही एक जैसी है। सो जिसमें क्या हो, घर दूर दूर हो, यानी कि आपके घर जो आप यहाँ देख सकते हो, एक घर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब जो घर जो है बिल्कुल दूर दूर जो है घर हो उसे हम कहते हैं परिकरण या परिक्षिप्त जो है घर एकांत में हो। क्योंकि अगर घर दूर दूर होंगे तो ये एकांत में होगी। और ज़्यादातर ये वस्तुएं जो पाई जाती है हमारी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जैसे कि हिमाचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी घाटी में जो है पाई जाती है, हिमाचल की घाटी में पाई जाती है। और लोग एक दूसरे से जो है दूर दूर रहते हो। अगर घर दूर दूर होंगे तो एकांत होंगे और एक दूसरे से दूर रहेंगे, और क्या कहते हैं उसको, लोग भी दूर रहेंगे, जिसको हम कहते हैं परिक्षिप्त या परिकरण बस्ती। समझ में आ गया? सहन बस्ती या गुच्छित बस्ती हमने पढ़ा, घर नज़दीक होते हैं, और जो हमने परिक्षिप्त या परिकरण बस्ती घर जो है बहुत दूर दूर होते हैं, एकांत में होते हैं, और जो है पहाड़ी की जो घाटियाँ होती है वहाँ पे ये घर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नगरीय बस्ती कब कहलाती है। जैसे कि कोई भी बस्ती है तो ये घर, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, ये कब नगरीय कहलाएगी? हम इसको ग्रामीण क्यों नहीं कहते, नगरीय क्यों कहते हैं? तो नगरीय बस्ती जो है आप देख सकते हो, नगर यानी कि आप देख सकते हो जो शहर होते हैं उसमें सबसे मेन जो कारण है, जो नगर होते हैं उनमें सबसे मेन कारण है जनसंख्या। जनसंख्या जो है उनकी बहुत अधिक होती है, ज़्यादातर जनसंख्या जो है वहाँ पे पाई जाती है। तो जनसंख्या का आकार जिसमें अधिक होता है उसे हम नगर कहते हैं। जैसे उसमें अलग अलग देशों में जो है अलग अलग पैमाना है। जैसे कि भारत में अगर किसी भी कहीं किसी स्थान पे जो 5,000 जनसंख्या है, 5,000 से अधिक है, तो उसको हम कहेंगे नगर। जापान में अगर 30,000 है
तब उसको हम नगर कहेंगे। यूएसए में 2500 है तब हम उसको नगर कहेंगे। और पुर्तगाल व अर्जेंटीना में अगर 2000 हैं या 2000 से अधिक हैं तब हम उसको नगर कहेंगे। और कोलंबिया में यानी कि 1500 से अधिक हो तब उसको नगर कहेंगे। यानी जो पैमाने दिया गया है 5000, 30,000, 2500, 2000 और 1500, इनसे जो है कम नहीं होनी चाहिए जनसंख्या। अगर इनसे कम होगी तो उसको हम नगर नहीं, उसको हम जो है गांव की श्रेणी में लेके आएंगे, क्योंकि उसमें जो है पैमाने से कम जनसंख्या है। और अलग अलग देश की अलग अलग है। जैसे मैंने बताया भारत में जो है 5000 जिस क्षेत्र में जो है लोग रहते हैं वो क्षेत्र नगर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ नगर में आप देखते होंगे जो है ज़्यादातर लोग जो है द्वितीय तृतीय क्रियाओं में लगे होते हैं। जो गांव होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ ये करना है गांव और नगर में जो डिफरेंस है उसको ध्यान से जो है पढ़ना है, और आप दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल आराम से दे सकोगे कि गांव की शर्त क्या होनी चाहिए और नगर की क्या शर्तें होनी चाहिए। तो नगर में क्या होता है, लोग ज़्यादातर द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लगे होते हैं, जबकि गांव में क्या होता है आप देखते होगे पशुपालन जो है ज़्यादा किया जाता है, और गांव में खेती भी जो है ज़्यादातर की जाती है। लेकिन आप नगर में देखते हो, नगर में जो है विनिर्माण होता है और व्यापार जो अपना होता है, बिजनेस जो अपना किया जाता है, या फिर अपनी कोई शॉप होती है। यानी कि खेती या पशुपालन की तरफ जो है नगर के लोग नहीं जाते। तो हमने पहले क्या, नगर होने के लिए एक तो जनसंख्या, एक वहाँ का व्यवसाय, और भारत में नगरीय बस्ती में नगर पालिका हो या छावनी बोर्ड हो, यानी कि जो नगर होगा उसकी अपनी एक नगर पालिका होगी, और जो उस नगर के लिए डिसीजन लेगी, उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाएंगी या उसके लिए काम करेंगी नगर के लिए। और जो गांव होता है उसमें हमारी पंचायत होती है, ठीक है, पंचायत जिसमें होती है वो हमारा नगर नहीं, वो हमारा गांव होता है। और जिसमें हमारी जो है नगर पालिका होती है, जिसमें हमारी नगर पालिका होती है और नगर कहलाता है। और नगर पालिका जो नगर होता है उसमें छावनी भी बताया गया है, यानी कि आप देख सकते हो जैसे कि जालंधर छावनी है, अम्बाला छावनी है। तो ये क्या है, हमारे बहुत बड़े बड़े जो है 2 नगर हैं। और छावनी नगर को हम जो है एक नाम और देते हैं, जिसको हम छावनी को एक नाम और देते हैं, वो है गैरीसन। ठीक है, ये कई बार मोस्टली पूछा जाता है कि गैरीसन का दूसरा नाम क्या है, तो गैरीसन का दूसरा नाम हम कई बता देंगे छावनी, और छावनी का दूसरा नाम क्या है, गैरीसन। इनको अन्य क्या नाम दिया जाता है, जहाँ पर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं एवं परिवहन सुविधाएं हो। नगर क्या होता है, नगर में जो आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो है स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, महंगे होते हैं, स्कूल जो है बहुत, कॉलेज होते हैं, कॉलेज बड़े बड़े होते हैं, स्कूल जो है होते हैं नगरों में। और परिवहन आप देखते होंगे जब भी नगर में आप कभी गए जाते हो तो उसमें जीटी रोड जो है निकला होता है, और परिवहन की अधिकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो परिवहन भी अधिक होंगे। तो ये चीज़ें जो है नगर की जो शर्तें पूरी करती हैं, जनसंख्या का व्यवसाय, छावनी बोर्ड या उसका अपनी नगर पालिका हो, या फिर अपने जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसमें बहुत सारी अधिक होंगी, हॉस्पिटल जो है उसमें अधिक होंगे, और स्कूल्स जो है या कॉलेज जो है उसमें होंगे। तो ये बिल्कुल आसान है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक किए, सब्सक्राइब करें और चैनल को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने जैसे बहुत बार कह दिया कि मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, उसमें ये सभी रिपीट हो चुका है, इसलिए आप उसको भी देखें तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि जितना आप किसी भी वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले है जल, क्योंकि ज़्यादातर जो बस्ती है अगर उसके पास जल नहीं होगा तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है होता है। तो जल जहाँ पे होगा वहाँ पे बस्तियाँ पाई जाती है। दूसरा है भूमि। भूमि यानी कि ये जो हमारी खेती के लिए भूमि उपजाऊ, जहाँ पे उपजाऊ भूमि जो होगी, जैसे कि मैंने कहा गांव में ज़्यादातर लोग जो है पशुपालन या फिर खेती करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होगी, यानी कि जल और भूमि ऐसी जिसमें जो है वो खेती जो है बिल्कुल आसानी से कर सके, और जल के बिना जो है खेती में सिंचाई भी असंभव है। तो इसलिए जल और भूमि 2 इम्पोर्टेंट हो गए। उच्च भूमि यानी कि गांव जो है ऊंचे स्थान पर बसना जो है ज़्यादा पसंद करता है, या फिर क्या होता है कि जो ज़्यादातर बस्ती बसनी पसंद करती है वो समतल में बसना पसंद करती है, ऐसे उबड़ खाबड़ में जो है बसना पसंद नहीं करती समतल में, क्योंकि सभी जो है
मार्ग भी बहुत आसानी से बन जाते हैं और उनको बहुत सारी सुविधाएं जो है आसान हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो है समतल में बसना शुरू करती है, पसंद करती है। और उच्च इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मैदानी इलाके होते हैं, जो निचले स्तर पे होते हैं, उनको वर्षा के कारण जो है बाढ़ जैसी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। और इसलिए बाढ़ से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, ऊंचे स्थान पर रहना जो है पसंद करते हैं और समतल होना चाहिए, ऊंचा और समतल। एक है गृह निर्माण सामग्री, यानी कि उस जो घर है, जो घर बनाना है उसके लिए ईंट पत्थर और वहाँ तक पहुँचने की सुविधा जो है होनी चाहिए। ईंट पत्थर लकड़ी, जो भी घर निर्माण के लिए सामग्री होती है वो सभी जो उपलब्ध होनी चाहिए। अनुकूलन वातावरण, अनुकूल वातावरण का कहने का मतलब है कि वहाँ का जो वातावरण है वो मानव के अनुसार होना चाहिए, यानी कि मानव जीवन अनुसार होना चाहिए। यदि अधिक वर्षा होगी, जैसे कि चेरापूंजी भारत का एक जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वर्ष की सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। ये वैसे है नहीं मैटर में, लेकिन बता दिया कौन सा है, चेरापूंजी भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा बारिश जो है वर्ष में होती है। तो वहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए या फिर ज़्यादा गर्मी भी अधिक जो है नहीं होनी चाहिए, यानी कि वातावरण जो हमारा वो अनुकूल रहना चाहिए। तो वहाँ पे बसना जो है लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आने जाने की सुविधा, यानी कि अगर आप यहाँ पे गांव बसा लेते हो और यहाँ पे नदी है तो, और यहाँ पे आने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो मतलब कि या रास्ता है तो वो बहुत कठिन है, एज लाइक लकड़ी है, तो आप यहाँ पे कुछ भी सामान लाओगे, घर की सामग्री हो गया कुछ भी हो, या जो सुविधा आपको अच्छी ना लगे, तो ऐसे रास्ते पे ऐसी जगह नहीं रहना पसंद करोगे आप जहाँ से आप कोई भी मार्ग आपका नहीं जा रहा हो। इसलिए आने जाने की सुविधा होनी चाहिए आदि। तो मानव बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक हमने बता दिया, जल, भूमि, उच्च भूमि, गृह निर्माण सामग्री, अनुकूल वातावरण, आने जाने की सुविधाएं। तो अभी बनते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 से 5 मिनट का, ताकि हमारा जो है माइंड है वो फ्रेश हो जाए और फिर हम जो है वीडियो देखेंगे दोबारा। तो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको रेस्ट करके अच्छा लग रहा होगा, आपका अब जो है माइंड शांत हो गया होगा। तो हम करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बस्तियों की आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण, यानी कि जो उनकी शेप है उनके आधार पर। मैंने पहले दो बताए थे, रैखिक और आयताकार, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे और बहुत सारे जो है इसके वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम करते हैं रैखिक। रैखिक के अंदर क्या होता है, जो सड़क हमारी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी कि बिल्कुल सीधी होती है, और उसके जो है आस पास जो उसके सहारे जो है हमारे घर बसे होते हैं। जो ये होती है हमारी ज़्यादातर ये सड़क या जो है रेलवे लाइन या नदी के सहारे जो है बसी होती है। सड़कें, नदियों, रेल लाइन या नहरों व घाटी के किनारों पर जो ये बसी होती है। सिंपल सी बात है, जो रैखिक होती है, जो रैखिक प्रतिरूप में हमारी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन के जो है बेस, स्ट्रेट लाइन पे होती है, जो कि हमारी नदी या फिर जो है रेल लाइन के जो है रेल पटड़ी के जो है सहारे पे बसी होती है, और इसके आसपास जो हमारे घर होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। नेक्स्ट है हमारा आयताकार। आयताकार जो है हमारी इस तरीके की होती है, जिसमें यह जो है समतल क्षेत्र व चौड़ी अंतरा पर्वत घाटियों में पाई जाती है। आयताकार यानी कि जो हमारा आयत होता है, आयत उस शेप में होती है, और इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो आकृति में, ये हमारी सड़कें जो है गुजरी हुई है, और यहाँ पे जो है बस्तियाँ जो है बसी हुई है, घर जो है यहाँ पे बसे हुए हैं, और जो यहाँ पे जो शेप बनी है वो हमारे 90 डिग्री का जो है एंगल जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो इसे हम कहते हैं आयताकार। आयताकार बहुत आसान है, कोई बड़ी नहीं है। आयताकार क्या अच्छी होती है, इस तरीके की हमारी जो शेप होती है, सड़कें गई होती है, और यहाँ पे जो हमारे घर बसे होते हैं, यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण एंगल जो है बनाती हैं। तो दो होगी हमारी रैखिक और आयताकार। नेक्स्ट है हमारी ताराकार। ताराकार बस्ती क्या होती है, जैसे कि तारा आपने देखा होगा इस तरीके से तारा होता है, तो कि इसी प्रकार की जो हमारी बस्ती को हम ताराकार बस्ती कहते हैं। कई मार्ग एक स्थान पर जो इसमें आके मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे ताराकार जैसे जो बस्ती होती है उसमें मार्ग जो है एक ही स्थान पे आके जो है मिलते हैं। आप यहाँ पे इसकी एक आकृति देख सकते हो, ये हमारे जो मार्ग है ये एक ही स्थान पे आके जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। ये बहुत सारे मार्ग एक ही स्थान पे आके मिलते हैं ताराकार बस्ती में,
और इन सभी मार्गों के सहारे जो है हमारी जो है बस्ती बसी हुई होती है, मकान जो है बने हुए होते हैं। और इस आकृति को हम क्या कहते हैं, ताराकार जो है बस्ती का प्रतिरूप जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी वृत्ताकार। वृत्ताकार क्या होती है, इस तरीके की होती है जैसे कि ये हमारा एक तालाब है और यहाँ पे जो है मार्ग गया हुआ है, इस प्रकार के जो है। और यहाँ पे जो हमारे घर बसे होते हैं, ये जो है हमारे जो है तालाब झील के चारों तरफ जो है बसी हुई है, तालाब या झील के चारों तरफ स्थित होती है। इसकी जो है वृत्त की आकृति बनती है और मार्ग जो है इसके वृत्ताकार के होते हैं। जैसे कि आप इस आकृति में देख सकते हो, यहाँ पे जो है नीला नीला जो है पानी है और यहाँ पे मार्ग जो है ऐसे ऐसे और ऐसे गया है, जिसके चारों ओर जो है घर बसे हुए हैं, इसे हम कहते हैं वृत्ताकार। तो इसमें हमने किया ताराकार और वृत्ताकार बस्तियाँ। नेक्स्ट जो है हमारी वो है हमारी वाई या टी आकार की बस्तियाँ। यानी कि कई बार क्या होता है, हमारे ये मार्ग आता है और ये ऐसे करके, और ये देखो ये हमने बनाई है वो सड़कें। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको टी आकार की शेप दिखाई दे रही होगी और ये आपने जो आपको वाई आकार की शेप दिखाई दे रही होगी। यानी कि और इनके सारे जो हमारे घर बस होते हैं जो टी आकार की शेप बनाते हैं और जो वाई आकार की शेप बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टी या फिर वाई आकार की। टी यानी कि सड़क के तिरछेपन के कारण बनती है, ये हमारी बनती है टी सड़क के तिरछेपन। और वाई यानी कि क्रॉस या चौराहे के कारण जो वाई आकार की बनती है, ये हमारी वाई है। और यहाँ पे चौराहा जो है आप देख सकते हो, तो इनके सारे जो हमारी बस्तियाँ बसी होती है। सिंपल सी बात है, जिसमें टी या वाई आकार की जो है सड़कें या बस्तियाँ जो है बसी होती है, उसे हम टी या वाई आकार की बस्ती कहते हैं। आप जो है चित्र बना के दिखा सकते हो टी और वाई आकार की बस्ती का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दोहरे ग्राम। दोहरे ग्राम भी बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो पुल या नदी होती है और इसके इस तरफ भी जो है गाँव बसा होता है और इस तरफ भी जो बस्ती बसी होती है और यहाँ पे आने का जो है मार्ग होता है। सिर्फ इसके बीच में पुल या नदी के कारण इसके दोनों ओर गाँव बसा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं दोहरे ग्राम। नदी या पुल के दोनों ओर बसी हुई बस्ती को दोहरे ग्राम बस्ती कहते हैं। तो अभी हमने किया टी या वाई आकार या फिर दोहरे ग्राम की जो बस्तियाँ होती है उनके बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो नियोजित क्षेत्र जो होते हैं, नियोजित जो सिटी है, नियोजित जो बस्ती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली जो नियोजित सिटी हम बता देते हैं, भारत के अंदर ही है, जो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है एक नियोजित सिटी है जिसको पहले से प्लान करके जो है तैयार किया गया, फिर उसको जो है भौगोलिक क्षेत्र पे जो है बनाया गया है। कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक जो है सुनियोजित जो है बस्ती है, जो कि प्लान के साथ बनाई गई है। और एक हमारी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा जो है इथियोपिया की है। इसमें जो है थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इथियोपिया की जो है एक जो है अदीस अबाबा जो है प्लानड सिटी है, जो कि प्लान के साथ जो है बनाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं नियोजित बस्तियों के उदाहरण। ये कई बार जो है एग्जामिनर 1 मार्क्स में पूछ लेता है या फिर 2 मार्क्स में, इससे ज़्यादा जो है नहीं पूछेगा कि किन्हीं 2 या किसी एक का बताओ, या फिर ऑप्शन टाइप MCQ क्वेश्चन में भी जो है आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिटी है कौन सी जो है कंट्री की है और कौन सी सिटी जो है प्लानड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर जो हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, यानी कि पहला हमारा आता है शहर। शहर में क्या होता है, यानी या तो यातायात केंद्र होता है, प्रशासनिक कार्यालय जो शहर के अंदर होते हैं, यानी कि यातायात केंद्र और प्रशासनिक कार्यालय जो हमारे होते हैं वो शहर के अंदर इंक्लूड होते हैं। और 10 लाख प्लस जनसंख्या जो है शहर के अंदर होनी चाहिए। आप अपने आसपास के शहर देख सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे है करनाल, यहाँ पे यातायात केंद्र और जो है नगरीय पालिका या फिर प्रशासनिक केंद्र जो है स्थित है और 10 लाख प्लस जनसंख्या जो है वहाँ पे होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं शहर। और इसमें बहुत सारे जो है मतलब छोटी छोटी कस्बे, जो छोटे छोटे शहर है वो मिलके एक बहुत बड़ा शहर का निर्माण करते हैं, नगर मिलके एक बहुत बड़े शहर का जो है निर्माण करते हैं। सेकंड है हमारा सन्नगर। सन्नगर क्या होता है, जिसमें विशाल एवं विकसित जो है एक क्षेत्र होता है। छोटे छोटे शहर मिलके एक सन्नगर का जो है निर्माण करते हैं और शहरों के मिलने से जो है, जैसे अभी कहा मैंने, बनता है। उदाहरण के लिए टोक्यो और लंदन जो है सन्नगर के उदाहरण है। इसको भी आप याद कर ले, ये भी 1 या 2 नंबर में या फिर MCQ क्वेश्चन में जो इसको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्वनगरी। विश्वनगरी यूनानी शब्द के मेगापोलिस हिंदी में अनुवाद है, यानी कि जो हमारा यूनानी शब्द का जो मेगापोलिस जो है वर्ड है, उसको हम हिंदी में विश्वनगरी कहते हैं। ये कौन सी उसका है, यूनानी शब्द है
इसको आप याद रखना, ये भी 1-2 नंबर में जो है यह पूछ लिया जाएगा। और सन्नगर के मिलने से बनता है, सन्नगर हम भी हमने पढ़े थे, जो शहरों के मिलने से जो है बनता है उसे हम सन्नगर कहते हैं। उसके अभी उदाहरण दिए थे हमने, जैसे कि टोक्यो दिया था और लंदन जो उसका उदाहरण दिया था। तो सन्नगरों के मिलने से हमारी विश्व नगरी बनती है। इसका एग्जाम्पल है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA जो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा मिलियन सिटी। मिलियन सिटी मिलियन से ही पता लगता है, जिसमें 1 मिलियन प्लस जनसंख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। नाम से ही जो है ये अपनी डेफिनेशन बना रही है, मिलियन सिटी। जिसमें 1 मिलियन प्लस जनसंख्या हो उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं। लंदन जो है पहली मिलियन सिटी है, ठीक है। लंदन जो विश्व की पहली मिलियन सिटी थी। और इस टाइम जो है वर्तमान में, जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो है 438 मिलियन सिटी है। ये फैक्ट भी आपको जो है याद रखना है, कितनी है, 438 मिलियन सिटी जो इस टाइम प्रेजेंट में है। तो आपको हमने बता दिया शहर किसे कहते हैं, सन्नगर किसे कहते हैं, और विश्व नगरी किसे कहते हैं, और मिलियन सिटी जो है किसे कहते हैं। तो आपको इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, कोई ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत जो है आसान है। तो ध्यान से करना है तो आपको हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक है। टॉपिक जो हमारा लास्ट है, और PR स्टडी को आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। जो गांव जो होते हैं उसमें आप समस्याएं देख सकते हो। सबसे पहली समस्या है जो पेयजल की समस्या। तो हमने कहा था गांव बसने के लिए जल एक बहुत ही जो है सुविधा जरूरी होती है। तो जल की रिलेटेड क्या होती है, पेयजल की, यानी कि जल जो है अच्छा नहीं होता, उसमें जो है लवण पाए जाते हैं। बाढ़ एवं सूखे की समस्या। बाढ़ जो है गांव में बाढ़ पड़ जाती है, सूखा आ जाता है। और तो कई बार क्या होता है, गांव में आप देख सकते हो ज़्यादातर जो है मकान कच्चे होते हैं। अगर जो है बाढ़ आती है तो वो मकान जो है गिर जाते हैं। तो बाढ़ एवं सूखे की समस्या और पेयजल की समस्या। सिंचाई की सुविधा कम होती है, सिंचाई की सुविधा जो है गाँव में कम होती है, ठीक है। बाढ़ आ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, या सूखा पड़ जाता है तब फसल खराब हो जाती है। भारी वर्षा के कारण बाढ़ आने से कच्चे मकान, जो अभी हमने कहा, भारी वर्षा अगर तेज़ वर्षा जैसी हो जाती है, हमने चेरापूंजी का भी नाम लिया था, तो उससे क्या होता है, कच्चे मकान जो गांव में होते हैं वो गिर जाते हैं। कच्ची सड़कें, अगर भारी वर्षा होती है, बाढ़ आती है, तो कच्ची सड़कें क्या होती है, उनमें खड्डे होते हैं जिनमें पानी भर जाता है। और बहुत बड़ी समस्या एक होती है, रास्ते रुक जाते हैं। और बाढ़ आने के कारण कम सुविधा, जैसे हॉस्पिटल जो है कम होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ आने के कारण तो हैज़ा और पीलिया जैसी बीमारियां बढ़ने की आशंका हो जाती है। गांव में सबसे ज़्यादा बीमारियां पाई जाती है, और जो वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट है हमारा शौचालय की समस्या। सबसे बड़ी समस्या भारत के जो है गाँव में यही पाई जाती है कि जो वहाँ पे जो है शौचालय जो है खुले में किया जाता है, जो बहुत बड़ी बीमारियों के जो है कारण बनते हैं। वो हैज़ा, पीलिया या और बीमारियां जो है हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा वो है कूड़े करकट की समस्या। गांव में जो है कूड़े करकट जो है ऐसे ही कहीं कहीं आपको खिंडे मिलेंगे, बहुत मतलब कि वहाँ पे जो है साफ़ सफाई की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है गांव के अंदर। तो गांव के अंदर ये कुछ समस्याएं हैं जो आप याद करेंगे, ये 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी डेफिनेशन के साथ पूछ ली जाती है। लास्ट में फिर यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉच आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें PR स्टडी को। थैंक यू सो मच।